स्टडी टाइम एकेडमी। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम एकेडमी के अंदर, जहां हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट का मेंस 365। मेंस 365 के अंदर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 पार्ट फर्स्ट आपको मिल चुका होगा, प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो। एनवायरनमेंट की क्लास 2 के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, एक थ्रोली नजर मार लेते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड एफर्ट्स। इसके क्या क्या एफर्ट्स रह गए हैं वो देखेंगे। ग्लोबल एफर्ट्स क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, COP25 जो मैड्रिड में रिसेंटली हुआ है उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, COP22, COP23 ये देखेंगे। देन आफ्टर दैट हम एक लिस्ट की मदद से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह पाए। क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे आपको बॉडी के अंदर पॉइंट्स को लिखना है, देन आपको किस तरीके से कंक्लूजन बनाना है और वे फॉरवर्ड लिखना है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है डिस्कस करेंगे, और फ्लो चार्ट किस तरीके से आप एग्जाम के अंदर बनाएं और चीजों को यूज करें वो भी डिस्कस करेंगे। कार्बन मार्केट क्या होता है देखेंगे। देन अगेन फिर एक क्वेश्चन देखेंगे, उसका बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें देखेंगे। फिगर किस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर बना के आना है, चार्ट कैसे बनाना है, कार्बन प्राइसिंग कैसे लिखना है, एक तरीके से। और सभी इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से, मेंस 365 के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर को लास्ट तक देखना है जिससे आप इसमें एक मजबूत पकड़ हासिल कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने भी लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है वो जरूर जाके लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखें, और वेबसाइट से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। www.studytimeacademy.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, तो वहां पे आप जाइए और मेंस 365 के कॉलम में ये सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल एफर्ट्स की बात कर रहे थे, पेरिस एग्रीमेंट, COP25। हम बात करेंगे यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट और COP25 की। क्लाइमेट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है डे बाय डे, देखने को मिल रहा है। हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजों में चेंजेस देखने को मिल रहा है। ये एक स्टैटिक टॉपिक है और एक करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, कब एडॉप्ट किया गया था? अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC 2015 के अंदर। चाइना हु इज द लार्जेस्ट इमिटर, अब देख वो क्या करता है, बहुत बड़ा इमिटर है, एक लार्जेस्ट इमिटर है। CO2 सबसे ज्यादा कौन इमिट करता है, अगर आता है क्वेश्चन तो कौन है? चाइना। ये आप कुछ ऐसे पॉइंट्स है। US जो है सेकंड लार्जेस्ट इमिटर है, जो कि 15% ग्लोबल इमिटर जो इमिट होता है उसमें से US जो है सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे US है, इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। क्लियर हो गया पॉइंट। COP25 मैड्रिड में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। लीडर डब द इवेंट एज ब्लू COP, इसे ब्लू COP के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ गया कि ब्लू COP को एक्सप्लेन करिए या इस तरीके से कभी, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू COP क्या है। ब्लू COP मींस COP25 मैड्रिड लिंक आउट इट्स इंटेंशन टू फोकस ऑन ओशन। हमने क्यों ब्लू COP नाम रखा है? ब्लू COP नाम रखने का सीधा सा मतलब है, मतलब हम किस पे फोकस कर रहे हैं? ओशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्लाइमेट इमरजेंसी का नाम दिया गया है। क्लाइमेट क्राइसिस की जगह हमने क्या किया है, इसको क्लाइमेट इमरजेंसी। मतलब पहले ऐसा समझा जा रहा था कि क्राइसिस आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अब कह दिया गया है बिल्कुल इमरजेंसी। मतलब आपको अभी एक्शन लेना है, तुरंत के तुरंत यहाँ पे एक्शन लेना जरूरी हो जाता है अगर आपको अपने क्लाइमेट को बचाना है तो। क्लियर हो गया पॉइंट। डेलीगेट्स कमिटेड द लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर अभी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अचीव करने से हमें रोकना है। कार्बन न्यूट्रलिटी को 2015 तक अचीव करना है। अब ये कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है? दैट मीन्स कितना कार्बन इमिट हो रहा है और कितना कार्बन एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर दोनों इक्वल हो जाता है, कार्बन इमिट इज इक्वल टू कार्बन एब्जॉर्ब, देन इट इज कॉल्ड कार्बन न्यूट्रलिटी। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए COP22 मार्केस में हुआ था। द मेन थ्रस्ट ऑफ COP22 was to develop rules for operationalization of Paris Agreement and advance for pre-CO2020 एक्शन। आगे के एक्शन के लिए हम यहाँ पे चीजें बना सके, रूल्स रेगुलेशन इसके अंदर हुआ था। COP23 याद रख लीजिए बॉन में हुआ था। तलनोवा डायलॉग प्रीलिम्स में पूछा गया था।
मेंस पे भी इस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अंदर क्या हुआ था, 2018 के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है। अभी जितने भी चीजें हैं वो आपको नीचे याद करवा दूंगा, कौन सी चीजें कब हुई थी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक देखिए, याद हो जाएगा डेफिनेटली। मैं आपको यही याद करवा दूंगा। जेंडर एक्शन प्लान, फर्स्ट एवर जेंडर एक्शन प्लान इन टू द यूएनएफसीसी वाज अडॉप्टेड एट COP23। तो COP23 के अंदर जेंडर एक्शन जो प्लान है अडॉप्ट किया गया था पहली बार 2018 के अंदर। क्लियर हो गया पॉइंट? इस तरीके से आपको याद रखना है। इस तरीके से फिगर याद रख सकते हैं या फिर बना के भी आ सकते हैं आप। 2018 में क्या हुआ, एडॉप्शन ऑफ पेरिस अल्नोआ डायलॉग हुआ था। 2019 में सेक्रेटरी जनरल में क्लाइमेट समिट हुआ था। देन NDC जो है अपडेट किया गया था कम्युनिकेशन 2020 के अंदर। 2023 में क्या होगा, ग्लोबल स्टॉक स्टेक का हमने टारगेट रखा है। देन 2028 का कम्युनिकेशन न्यू अपडेट करेंगे NDC टारगेट को, और इसको बढ़ाते हुए 2015 का नेट जीरो इमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलेंस करेंगे कि जितना हम CO2 इमिट कर रहे हैं उतना ही CO2 एब्सॉर्ब कर रहे हैं। क्लियर? इस चार्ट को ध्यान से देखिए और इस चार्ट को याद करने की कोशिश कीजिए। पहला 1970 ब्योरा है, जो अगर आप ये माइंडसेट में बना लेते हैं डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे क्लाइमेट चेंज इससे रिलेटेड, और प्रीलिम्स में भी आपकी तैयारी हो जाएगी। जो लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं या 22 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामसर कन्वेंशन 1971 में, ठीक है, याद रखना है 1971 में रामसर कन्वेंशन। 10 साल के अंदर याद रखना है 1981 में कुछ नहीं हुआ, 1991 में कुछ नहीं हुआ, और 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन आता है POP के ऊपर। देन 2011 में भी कुछ नहीं हुआ। इसको आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट में जाके। 1972 के अंदर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है, याद रखिएगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है ना कि कन्वेंशन, दोनों चीजें अलग हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशन क्या है और कॉन्फ्रेंस क्या है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है यहाँ पे 1972 के अंदर। क्लियर? 1973 में साइट्स आता है, एस्टेब्लिश होता है। देन 74 में कुछ नहीं होता, 75, 76, 77 में कुछ नहीं होता, 78 में कुछ नहीं होता, और फिर 79 और 80 दो ही निकल के आता है। 79 में आप देख लीजिए कन्वेंशन एक होता है, क्या कौन सा, माइग्रेटरी स्पीसीज के ऊपर पहली बार कन्वेंशन होता है 1979, याद रखना है 1979 में कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। और लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंडरी एयर पॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे बात की जाती है कि जो एयर पॉल्यूशन को हम कैसे कन्वेंट करेंगे, वो 1979 में पहली बार इसकी बात होती है। देन 81 में बात नहीं होती है, 82 में नायरोबी डिक्लेरेशन होता है, याद रखना है नायरोबी डिक्लेरेशन कब होता है, 82 के अंदर नायरोबी डिक्लेरेशन होता है। 83 के अंदर UN अपॉइंट्स ब्रुटलैंड कमीशन, UN जो है अपॉइंट करता है ब्रुटलैंड कमीशन को। 84 में कुछ नहीं होता है। 85 में फिर से वीना कन्वेंशन होता है, काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है वीना कन्वेंशन, आपको याद रखना है। कमेंट सेक्शन में छोटी छोटी चीजें आपको बताना है। बताइए रामसर कन्वेंशन किस लिए हुआ था, किस चीज से रिलेटेड है, वीना कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, आपको इसके रिलेशन बताने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जरूर से थोड़ा सा कुछ आपका होमवर्क रहेगा, कुछ मेरा रहेगा, और हम दोनों लोग मिलकर करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। देन 87 में ब्रुटलैंड रिपोर्ट आती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर, 1988 में कुछ नहीं होता है। और देन 1989 में बेसल कन्वेंशन ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेट्स। जो हजार्डियस वेट्स होते हैं, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं, जो बहुत सारे हजार्डियस वेस्ट होते हैं, एक तरीके से जो केमिकल्स वगैरह रहते हैं उनके, उसके अंदर ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट में यहाँ पे रोक लगाया गया था, और ये सारी चीजें बताई गई थी 89 के अंदर। 99 में 90 में कुछ नहीं होता। देन 92 में अर्थ समिट होता है, पहला अर्थ समिट, यस, जिसे हम कहते हैं रियो दी जेनेरो में होता है द फर्स्ट अर्थ समिट 1992। देन 1995 में COP ऑफ UNFCCC। COP कब होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ जब आके मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP जो होता है 1995 में होता है। अब 1995 में पहला COP होता है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर ले लीजिए, फिर यहाँ से हर साल एक COP होता है, आप नंबर याद रख सकते हैं। जैसे कि अभी 25th हुआ था, मतलब 25 साल हो गए, ठीक है। 2020 में कौन सा हुआ था, 25th हुआ था 2019 में। क्लियर? इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, 1998 में रोटरडैम कन्वेंशन हुआ था। देन 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये छोटी छोटी पॉइंट से याद रखिएगा। अर्थ समिट जो है जोहान्सबर्ग में हुआ था। देन फिर
यहाँ पे आप याद कर लीजिए अर्थ समिट जो हुआ था रियो दी जेनेरो के अंदर, यहाँ पे 2012 में फिर से अर्थ समिट हुआ था। तो 1992, 2002 और 2012 लगातार यहाँ पे 10 साल के अंतराल में ये अर्थ समिट हो रहे हैं, जिसको आपको याद रखना। मिनामाता कन्वेंशन 2013, पेरिस एग्रीमेंट 2015, किगाली अमेंडमेंट ऑफ मॉन्ट्रियल जिसे आप कहते हैं 2016, और 2017 में COP23 हुआ था। 2018 में COP24 कैटोविस पोलैंड में हुआ था। क्लियर हो गया? ये सारे पॉइंट याद रखना है। 2000 में कार्टेजिना प्रोटोकॉल। देखिए एक साथ आपको ये सारी चीज़ें, कभी कभी क्या होता है हम याद तो कर लेते हैं कार्टेजिना कब हुआ था, नागोया कब हुआ था, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए ये चार्ट आपकी हेल्प करेगा, इसको आप PDF में को प्रिंट कर लीजिएगा और इसको जरूर याद करिएगा। 2010 में नागोया प्रोटोकॉल हुआ था, और ये 2025 में COP25 जो 2019 में हुआ था हमारा, उस मैड्रिड में हुआ था, जिसकी अभी हमने बात की। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इस तरीके से सभी चीजों को देखना है, याद करना है। क्वेश्चन में आते जाते हैं। इफ द क्लाइमेट चेंज इज द डिफाइनिंग इशू ऑफ द सेंचुरी, द UN कॉन्फ्रेंस इन द मैड्रिड फील्ड मिसरेबली इन गैल्वेनाइजिंग एक्शन टू एड्रेस इट। एलोबरेट। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है COP25 के ऊपर। किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के अंदर क्या क्या लिखना है मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। आप चाहें तो इसे एक बार रीड कर सकते हैं। किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। देखिए सबका आंसर सेम नहीं होता है, सबके आंसर के अंदर कुछ ना कुछ अलग एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप अपने आंसर को किस तरीके से बेहतर करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फैक्ट डालिए वहाँ पे, कुछ यहाँ पे फिगर बनाइए, कुछ भी इस तरीके से इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जिसकी वजह से आपका आंसर सुंदर दिखना चाहिए। कोटेशन करिए, वेरियस फैक्ट को डालिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने लिखा है कि वेरियस फैक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, साइंटिफिक कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई है, इंटर गवर्नमेंटल प्लानट ऑन क्लाइमेट चेंज की जो वार्निंग्स वगैरह निकल के आई हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप रखेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली एक वेल स्ट्रक्चर्ड बनेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सा आंसर बनेगा जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। फिर आप डिस्कस करिए वेरियस रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ COP25 टॉक। तो COP25 की जो फेलियर कहा जा रहा है, जो 2019 में मैड्रिड में हुआ है वो फेल हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों फेल हुआ है उसके रिगार्डिंग आप पॉइंट निकालिए और पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करिए। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द फेलियर टॉक, क्यों फेलियर टॉक हुआ, क्या इसके इम्प्लीकेशन है, व्हाट आर द मेजर्स टू बी नीडेड टू ओवरकम, हम आखिर अब क्या ऐसा करें कि इसको ओवरकम कर लें और इससे आगे आए कि आगे सारी चीज़ें ना हो, और लास्ट में हमें एक कंक्लूजन और कंक्लूजन के अंदर वे फॉरवर्ड जरूर देना है। क्लियर हो गया? चलिए, द फोकस ऑफ COP वाज टू रिजॉल्व द आउटस्टैंडिंग इशू इन द क्लाइमेट पैकेज। तो फोकस क्या है COP का, कि हम क्यों COP बार बार इसको मीटिंग करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, कि हम क्लाइमेट चेंज के जो पैकेज है साल बाय साल कितना पहुंच रहा है, हम उस रिपोर्ट को देखें, सारी चीज़ों को डिस्कस करें आपस में, और जो स्टेप्स उठाने चाहिए वो चीज़ हम डिस्कस करें। जैसे कि आर्टिकल 6 जो है डील करता है पेरिस एग्रीमेंट के जो आर्टिकल 6 है कार्बन मार्केट का, वो डिस्कस करता है कार्बन मार्केट को। कार्बन मार्केट क्या होता है वो हम देखेंगे आगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो हर एक कंट्री अपना खुद का सेटअप करेगी, एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कि वो कितना इमिशन को कम करेगी, कितना वहाँ पे रोकेगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्रिएट किया जाएगा। जैसे कि क्लाइमेट फाइनेंस है, हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट फाइनेंस की। एक क्वेश्चन है, आप जरूर देखिए इसको और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस? क्लाइमेट फाइनेंस क्या है अभी हम देखेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है? डिस्कस द रेफरेंस टू इंडियाज INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंडिया ने कितना सेटअप किया हुआ है, इंडिया ने किस तरीके से अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया है कि हम और ज़्यादा ग्रीनेज कवरेज करेंगे और अपने कार्बन जो इमिशन हो रहा है उसको कम करेंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर हम तेज़ी से बढ़ेंगे। तो वो हमने इमिशन को बढ़ाया वो भी देखेंगे। वेदर द नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिजिम इज सफिशिएंट टू पुट द ब्रेक्स ऑन द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। क्या जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल रिजिम सेटअप किया गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमिट करते हो तो आपको फाइन देना पड़ेगा और पैसा भरना पड़ेगा, तो वो एक क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए एक रोकने के लिए साबित हो सकता है, सफिशिएंट है, या हमें कुछ और करना चाहिए? तो हमें दो तरीके से आंसर को लिखना है। पहले क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है उसको बताना है, देन ये आगे की सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। क्लियर? 250 वर्ड्स के अंदर आपको इस आंसर को, क्वेश्चन को लिखना है।
चलिए आगे देखते हैं क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है। तो क्लाइमेट फाइनेंस, ये डेफिनेशन आप डायरेक्टली उठा के लिख सकते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस रिफर्स टू लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग। किस लेवल पे है? लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग ड्रॉन फ्रॉम द पब्लिक, प्राइवेट और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इट सीक्स टू सपोर्ट मिटिगेशन एंड एडेप्शन क्लाइमेट एक्शन दैट विल एड्रेस क्लाइमेट चेंज। तो इस तरीके से ये निकल के आता है लोकल पे। अब देखिए क्लाइमेट फाइनेंस जो इंडिया के अंदर, वो देख लेते हैं हम। यूनियन बजट के अंदर निकल के आता है, देन बजटरी सपोर्ट, नेशनल मिशन बजटरी सपोर्ट, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो बजट्स होते हैं वो सारी चीज़ के अंदर रहते हैं। फिर स्टेट बजट्स के अंदर जाता है, वो भी क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर आता है। फिर क्लाइमेट फंड जैसे NCEF हो गया, NAF हो गया, NDRF हो गया, कैंपा हो गया, जो अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। क्लियर हो गया पॉइंट। यहाँ पे प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंसिंग निकल के आता है, इसको ले लेते हैं अपन। देन इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस निकल के आता है, मल्टीलेटरल फंड्स वगैरह, बायलैटरल फंड्स हो गया। अलग अलग जगह से क्लाइमेट को रोकने के लिए, मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए फंड जो हैं दिए जाते हैं और एलोकेट होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सब उसके नाम है जिसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, दैट्स इट। कार्बन मार्केट की बात करते हैं। अब फाइनेंस हो रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा इमिट करते हैं, धुआं उड़ाते हैं, तो आपके ऊपर एक तरीके से फाइन लगाया जा सकता है। जो मार्केट है, ये मार्केट क्या है कि कार्बन का मार्केट क्या है? दैट मीन्स कार्बन की खरीद लेन देन हो रही है कहीं ना कहीं मार्केट से। ये समझ में आ रहा है आपको? क्लियर। कार्बन मार्केट are one of the tool to tackle the climate change problem. The argument behind the carbon trading is that the best way to tackle the climate action is to reduce emission where it is least costly to do so. इस क्वेश्चन को आप देखिए, फिर मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। कार्बन मार्केट हैज बीन मेजर कॉन्टिन्यूस इशू एट मैड्रिड क्लाइमेट टॉक, डिवाइडिंग द डेवलप एंड डेवलपिंग वर्ल्ड। एक तरफ है डेवलप्ड वर्ल्ड और एक तरफ है डेवलपिंग वर्ल्ड। मतलब एक तरफ है डेवलप नेशन जिन्होंने बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा वो अब डेवलप हो चुके हैं पहले ही। लेकिन एक तरफ है डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे आज भी ज़रूरत है, उनके पास इतने बड़े, इतने वास्ट लेवल पे टेक्नोलॉजी, उन सारी चीज़ें नहीं है जिन्हें वो डेवलप होना है। तो उन्हें आज भी वो कहीं ना कहीं इमिट तो करेंगे ही कार्बन, क्योंकि उनको आगे पहुंचना है। तो दो, एक डेवलपिंग और एक डेवलप वर्ल्ड आ जाते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? ये क्या, किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है? व्हाई वाज इट फेल्ट नेसेसरी? क्यों ये जरूरी है? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को भी डेवलप बनना है। एंड व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट? इसके कुछ डिसएग्रीमेंट्स क्या है उनको बताना है और एनालाइज करना है। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा। इंट्रोडक्शन मैंने और बॉडी के अंदर क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। चलिए हम कार्बन मार्केट की बात कर लेते हैं। कार्बन मार्केट क्या होता है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो इमिटर हैं आपके सामने, इमिटर ए एंड इमिटर बी। इमिटर ए जो है ग्रीन हाउस, देखिए ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही होगी आपको, ये एक लेवल है कि आप इस लेवल तक, हमने सबको बोला कि आप इतना जो है ग्रीन हाउस गैस जो है इमिट कर सकते हैं, कार्बन वगैरह इतना इमिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे क्या होता है, इमिटर ए जो होता है, कंपनी ए जो होती है, वो रेड जो ऊपर आप देख रहे हैं ना हाईलाइटेड, वो इतना ज़्यादा इमिट कर देती है एक्सेस में, वो उसने बहुत ज़्यादा, तो अब उसके ऊपर फाइन लगेगा। लेकिन उसी तरीके से रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस, ये जो ब्लू दिख रहा है, इसको बोला गया था कि आप रेड तक इमिट करिएगा, लेकिन सिर्फ इसने यहाँ तक इमिट किया। दैट मीन्स इसके पास इतना अभी बचा हुआ है, ये चाहे तो इतना और इमिट कर सकती है। तो ये क्या करेगी, अब इसके पास जितनी क्वांटिटी ये चाहे तो इतना और इमिट कर सकती है। तो ये क्या करेगी, अब इसके पास जितनी क्वांटिटी बची होगी इमिट करने की, तो ये इस कार्बन को सेल कर देगी और ये परचेस कर देगी। मतलब ये जिसने ज़्यादा इमिट किया है वो कम इमिट करने वाले को पैसा दे देगा। क्लियर हो गया? और कार्बन बॉन्ड ले लेगा। एक तरीके से आप समझ लीजिए, एक बॉन्ड लिखा रहेगा कि इतने एक्स्ट्रा किया है इसलिए मैं इतना पे कर रहा हूँ इनको, और एक जो इमिटर बी है वो लिख देगा कि इतने यूनिट हमने कम परचेस की, कम इमिट किया, इसलिए हम इससे इतना पैसा ले रहे हैं और इनको अपने कार्बन का स्टॉक दे रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो ट्रेडिंग हो रही है इसे ही हम कहते हैं कार्बन मार्केट। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं
कंक्लूजन के अंदर आप क्या लिखेंगे? द कार्बन मार्केट सिस्टम मस्ट बी इवॉल्व टुवर्ड द समथिंग बेटर देन ऑफसेटिंग. It should be aimed to accelerate the transition rather than offering a cheap way out of replacing somebody's effort with someone those of someone else. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी लाइन है रेड कलर में जो है, इसको आपको याद रख लेना, बिल्कुल याद कर लीजिए अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से। इस चीज से रिलेटेड, कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड डेफिनेटली आपको एक कंक्लूजन के अंदर डालना है। 101% कुछ चीजें आपको याद करके ही जानी पड़ेगी, पहले से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो रिप्लेसिंग समबडीज एफर्ट विथ दोज ऑफ समवन एल्स, कहने का मतलब ये है कि आप इस कार्बन ट्रेडिंग को थोड़ा सा नेगेटिव दिखा सकते हैं कि देखिए, एक जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा? अंधाधुंध कार्बन को इमिट करेगा और पैसा दे के कार्बन इमिशन को खरीद लेगा, बोल देगा चलो ये लोग इतना पैसा रखो और लाओ हमें कार्बन एमिशन, तो उसको तो कोई दिक्कत, मतलब एक तरीके से आप रोकथाम तो कर ही नहीं पा रहे। तो जितना पैसा रहेगा, तो पैसों से हमें इस चीज को नहीं देखना है कि कोई ऐसा है जो एफोर्ड कर करके और जुगत लगा के जुगाड़ कर करके वो कम इमिट कर रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो अंधाधुंध जिसके पास पैसा है वो इमिट करे जा रहा है और उसकी जो इतनी मेहनत है उसको वो खरीद ले रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, जो एक ट्रू कार्बन को नहीं दर्शाएगा यहाँ पे। ट्रू जो हम रोक रहे हैं जीरो कार्बन ट्रांजिशन की ओर, वो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है, तो इसको आप दिखा सकते हैं। कार्बन प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है दैट कैप्चर द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। कितना एक्सटर्नल कॉस्ट आता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन के तहत, ये चीज हम देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ इमिशन दैट पब्लिक पे फॉर डैमेज ऑफ क्रॉप, जैसे कि कभी कभी कार्बन की वजह से क्रॉप डैमेज हो जाती है, हेल्थ केयर के अंदर कॉस्ट होते हैं, हीट वेव्स आते हैं, ड्रॉट, आपकी प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, कुछ आपकी कार्बन की बहुत ज्यादा की वजह से आपको कोई बीमारी हो गई, ये जो लॉस आप बियर करते हैं खुद के अंदर, तो वो क्या होता है? कार्बन प्राइसिंग होती है। क्लियर हो गया पॉइंट कि कार्बन की वजह से, ग्रीन हाउस गैस की इमिशन की वजह से, ज्यादा की वजह से आपको क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से आपको जो पैसा खर्चा हो रहा है वो है कार्बन प्राइसिंग। क्लियर हो गया? सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। A price of carbon helps shift the burden of damage from greenhouse gas emission back to those who are responsible for it. तो ये जो इमिशन है कार्बन प्राइसिंग के, हमने इस तरीके से इसको रखने की सोच रहे हैं कि जो ये कर रहा है एक्चुअल में, बहुत ज्यादा जो इमिट कर रहा है उसके ऊपर इसका बर्डन ज्यादा पड़े। सपोज एक एग्जांपल देता हूं आपको, कोई एक गांव है, उसके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है और बहुत ज्यादा वो पॉल्यूशन कर रही है, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से कौन इम्पैक्ट हो रहा है? उस गांव के आसपास के जो लोग हैं वो इम्पैक्ट में आ रहे हैं, उनकी जो क्रॉप है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है और उनके हेल्थ इशू आ रहा है। तो उनको जो सब्सिडीज देंगे, उनको जो पैसा देंगे, वो कौन देगा? वो कंपनी वाली देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? इस तरीके से आपको याद रखना है। अब कार्बन टैक्स क्या होता है? कोई बहुत ज्यादा कार्बन इमिट करेगा तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? कार्बन का टैक्स लगाया जाएगा। आप लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वगैरह देखा होगा और आप लोगों ने ये भी देखा होगा, अगर आपकी बॉडी बॉडी बोल रहा हूं मैं, अगर आपकी गाड़ी, सपोज आपके पास कार है, ठीक है, अगर आपने इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है, फिर आपसे बोलेंगे यार कितना कार्बन इमिट करता है, क्या ये बहुत ज्यादा इमिट कर रहा है? अगर बहुत ज्यादा इमिट करता है तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा? एक फाइन लग जाएगा, है ना? तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। द कार्बन टैक्स इज अ फी इम्पोज्ड ऑन द बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल। कोल, ऑयल, गैस, ये जब बर्न होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं कार्बन टैक्स। और इसका यूज काफी कंट्रीज के अंदर देखा गया है और किया गया है, और हमारे 2020-21 के बजट के अंदर भी इसका जो है यूज किया गया है कि इन्वायरमेंटल टैक्स के अंदर इसको रखा जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अनदर वे ऑफ प्राइस कार्बन इज थ्रू इमिशन ट्रेडिंग वगैरह की जो हमने बात की है। कार्बन टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो हो गए, कोल्स वगैरह हो गया, जब जलाते हैं इन सब के ऊपर लगाया। जैसे कि एग्जांपल है दिया गया कि कनाडा इम्पोज अ कार्बन टैक्स ऑन $20 पर टन ऑफ CO2 इमिशन। अगर आप $20 आपको देना पड़ेगा अगर आप 1 टन CO2 इमिशन करते हैं तो 2019 के अंदर। अब इसको इवेंचुअली राइज कर दिया गया है मोर देन 2 टाइम्स, दैट इज $50 पर टन कर दिया गया है, जिससे लोग कम इमिट करें। क्लियर हो गया पॉइंट? ये सारी चीजें थी। नाउ फास्टर प्रिंसिपल फॉर सक्सेसफुल कार्बन प्राइसिंग। आप कार्बन की प्राइसिंग किस तरीके से करें कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये रिजल्ट देखने को मिले। तो आप ये फास्टर याद रखिएगा, निमोनिक से, जिसको आप याद रख सकते हैं। दैट मीन्स F मीन्स फेयरनेस,
A means alignment of policies and objective, S means stability and predictability, T means transparency, and the E means effects, efficiency and cost effectiveness, R means reliability and environmental integrity. तो they all together called फास्टर. तो फास्टर बन जाएंगे. फास्टर वर्ड को याद रखना है और ये फास्टर वर्ड को आप डिफाइन कर सकते हैं. आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जॉइंटली डेवलप बाय द वर्ल्ड बैंक एंड OECD डिस्टिंग 6 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सक्सेसफुल कार्बन प्राइसिंग. अगर आपको सक्सेसफुल कार्बन प्राइसिंग बनाना है तो उसके लिए आपको 6 पॉइंट्स, 6 प्रिंसिपल को याद रखना होगा. कौन कौन से? इस तरीके आप लिख सकते हैं FASTER ऐसा लिख दीजिएगा कॉपी में, और F से फिर लिख दीजिएगा फेयरनेस, ठीक है. ए से अलाइनमेंट हो गया, एस से स्टेबिलिटी, टी से ट्रांसपेरेंसी, ई से एफिशिएंसी, आर से रिलायबिलिटी आ जाएगा. तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं. फेयरनेस मतलब पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, कि जो पॉल्यूशन कर रहा है वही इसको कॉस्ट बियरिंग, जो इसकी जो कॉस्ट आएगी उसको शेयर करेगा. अलाइनमेंट यहाँ पे टू मेक द मोस्ट इफेक्टिव हमें बनाने की जरूरत है पॉलिसीज वगैरह को. स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, प्रेडिक्टिबिलिटी ओवर द टाइम, कि आगे क्या होने, अगर हम इतना इमिट करते हैं तो अगले साल क्या होगा, अगर हम इतना कम करते हैं तो अगले साल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है. ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है कार्बन प्राइसिंग के अंदर, कि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं कि एक है हो रहा है बिना दिखे और बहुत ज़्यादा इमिट कर रहा है और एक बहुत कम इमिट कर रहा है. एफिशिएंसी निकल के आना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखने के होना चाहिए कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी यहाँ पे प्रोसेस रहे. रिलायबिलिटी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी को कार्बन प्राइसिंग मींस इन द रिड्यूस प्रैक्टिसेस कौन कौन कर रहा है, ठीक है. इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं हो रहा है, जो लोग कम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कुछ अवार्ड जैसा कुछ सिस्टम हमको रखना चाहिए कि वो उनको अवार्ड दिया जाए या सब्सिडीज वगैरह. इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये रेड कलर के सारी चीज़ें दिख रही हैं कि आज की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस तरीके से है कि कॉयल वगैरह बर्न हो रहा है, और यहाँ से एक जगह से ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है एक जगह, और हर जगह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपके घर में. तो कंपनीज में बन रही है और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. टुमारोज हमारी ये चॉइस है बनाने की, वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरह, ठीक है. इस चीज़ को भी आप मेंशन करेंगे कि अब क्या हो रहा है, फैक्ट्री से जो बन रहा है वो तो बन रहा है, कि अब क्या हो रहा है, फैक्ट्री से जो बन रहा है वो तो बन रहा है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे अपने घर में भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, जनरेट करने. जैसे विंड फार्म हमने बना लिया, हमने सोलर एनर्जी का यूज कर लिया, हमने खुद यूज कर लिया, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बन रही है तो उसको हम क्या करेंगे, सप्लाई भी कर सकते हैं. तो हम एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे. पहले एक जगह से सिर्फ इनपुट था, एक जगह से इनपुट था, यूजेस था और आउटपुट. अब क्या किया जाएगा, अब हर एक जगह नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी. आप अपने घर में भी सोलर पैनल लगवा सकते हैं, विंड लगवा सकते हैं, इससे की छोटी छोटी चीजें लगवा सकते हैं. अपने लिए अपने बना लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर तो उसी का यूज हो रहा है डेफिनेटली, है ना. तो इस तरीके से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. इंडिया के क्या एफर्ट रह गए हैं, INDC देख लेते हैं. इंडिया के जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है पेरिस, तो इंडिया ने ये याद रखिएगा, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, GDP बाय 33 to 35% बिलो 2005 लेवल का इमिशन का हमें रखना है. नॉन फिशल फ्यूल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे वो मोर देन 40% होगा, और 2.5 से 3 बिलियन टन जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम होगा हमारा वहाँ पे फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे, मतलब कार्बन सिंक को बढ़ाएंगे. हमारा जो कार्बन सिंक है, मतलब जो जैसे कि फॉरेस्ट कवर एरिया है, वो 2.5 बिलियन टन जो है कार्बन जो इमिट होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है फॉरेस्ट. अब हम उस इतना फॉरेस्ट बढ़ाएंगे कि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट होता है उसे वो एब्जॉर्ब कर सके, जिससे हम कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर जल्दी से बढ़ सके. कुछ ही प्लान है, इसको आप एक बार रीड करिएगा. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, कि क्या हमारा नेशनल एक्शन प्लान है, 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है. फॉर्मुलेटेड द बैकड्रॉप, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन था इसके अंदर, रिड्यूस एमिशन, इंटेंसिटी, GDP का जो 20 to 25% 2020 से 2000 तक रखना है, 2005 वाले लेवल को. SAPCC क्या है, स्टेट एक्शन के जो प्लान होंगे, जो 33 स्टेट और UT एक अभी तक इसके अंदर प्रिपेयर किए गए हैं. क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के अंदर अगर मैं बात करता हूं, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था, सपोर्ट कैपेसिटी बनाया जाएगा सेंट्रल और स्टेट लेवल पे. ये कुछ ऐसी पॉइंट है जिन्हें आपको याद रखना है और इसको आप रीड करिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो हो जाती हैं वो पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन कर पाना. तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा. एक ये जो लेक्चर्स हैं ये सब सिर्फ आप लोगों का एक तरीके से रास्ता दिखाने का काम करेगी, लेकिन पढ़ना खुद आपको ही पड़ेगा.
याद आपको ही करना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया सेकंड बाई एनुअल अपडेटेड रिपोर्ट जो है इसको आप मेंशन कर दीजिए BUR यहाँ पे, ठीक है। UNFCCC की 2018 की रिपोर्ट, इमिशन जो इंटेंसिटी है, इंडिया GDP कैम डाउन बाय 21% बिटवीन 2005 टू 2014। क्लियर, ये ग्रेट अचीवमेंट बताया जा रहा है। नाउ कोविड-19 का रिस्पॉन्स क्या रहा है कार्बन इम्पैक्ट के ऊपर? बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं, आउट ऑफ बिजनेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से कार्बन इमिशन बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। एफर्ट्स देखने को मिले हैं। कोविड-19 क्राइसिस कुड मार्क अ टर्निंग पॉइंट इन द प्रोग्रेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब हम देखेंगे इसके क्या मिक्स्ड इम्पैक्ट निकल के आए हैं। रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बहुत तेजी से रिड्यूस हुआ है। डिक्लाइन एयर पॉल्यूशन तेजी से डिक्रीज हुआ है। आप ये बता सकते हैं NO2 का लेवल और PM पार्टिकुलर जो मैटर है 2.5 वो बहुत तेजी से नीचे आया है, क्योंकि देखने को मिला सारी चीजें बंद थी, बिजनेसेस सारे बंद थे, फैक्ट्रीज बंद थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इमिशन कम हुआ है। तो ये सारी चीजें हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप डेटा को याद कर लीजिए, उसको आप जरूर से मेंशन कीजिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, कोविड-19 की वजह से ड्यू टू कोविड-19 2020 ग्लोबल इमिशन आर प्रेडिक्टेड टू फॉल बाय 8%। तो जो ग्लोबल इमिशन है CO2 का, ग्रीन हाउस गैस का, वो 8% तक नीचे आया है। अगर हम इसी तेजी से करते रहे तो हम अचीव कर लेंगे, लेकिन मीटिंग द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट है, अगर हमें उसे अचीव करना है तो हमें किस चीज की जरूरत है? रिक्वायर्स अ 10 ईयर ऑफ एनुअल डिक्रीज। हर 10 साल तक लगातार हम एनुअली 7.6% से हम इसे डिक्रीज करें। अभी 8% डिक्रीज हुआ है 2020 के अंदर, लेकिन अगर हम इसे 7.6% करते हैं डिक्रीज, देन हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसे अचीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? वी मे रिवर्ट टू अनसस्टेनेबल ब्राउन पार्टिकल विद अ ग्रीन रेलिगेटेड टू नाइस टू हैव। तो ये सारी चीजें पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। क्लियर? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लाइमेट चेंज रिमेन द नंबर ऑफ वन रिस्क ऑफ द प्लाइमेट। बहुत बड़ा रिस्क है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और रिसाइकल की ओर बढ़ना चाहिए, साइकिल वगैरह चलाना चाहिए और इसका भी यूज करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कम फ्यूल वाली चीज़ों को यूज करिए। कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला है जो है NO2 और PM 2.5 नॉइज पोल्यूशन वगैरह बहुत तेजी से कम हुआ है। तो प्रकृति ने अपना एक प्रकोप रूप दिखा दिया है और आप चाहें तो कम कर सकते हैं। डिक्लाइन इन कार्बन इमिशन, अब देखिए डिक्लाइन इन कार्बन इमिशन कम हुआ है। डेली ग्लोबल जो कार्बन इमिशन है वो 17% जो है अप्रैल में कम हुआ है। ये कुछ डेटा है जिन्हें आप चाहें तो आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। मई के अंदर 417.1 पार्ट ppm के रिगार्डिंग जो है ये कम हुआ है CO2 लेवल। तो जनरल से पॉइंट्स हैं, इंक्रीज वेस्ट एंड मोर प्लास्टिक। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि वेस्ट बहुत तेजी से इंक्रीज हुए, क्योंकि सभी लोग घर पे थे, सभी लोग ऑर्डर करते थे, खाना आते थे, तो वहाँ पे प्लास्टिक वगैरह की जो यूजेस है बहुत तेजी से बढ़ गया है। ग्लव्स वगैरह के जो यूजेस है बढ़ गए हैं। PPE जो किट है वो तेजी से बढ़ गई, जो कि डिस्पोजेबल शॉपिंग जो हो गए, बहुत सी चीज़ बढ़ गए। तो एक छोटा सा एक नेगेटिव है जो आप लिख सकते हैं कि प्लास्टिक जो है बहुत तेजी से यहाँ पे कोविड-19 की इम्पैक्ट वजह से बढ़ा है, जिसको बहुत ज़्यादा से देखने को मिला है। और ये सारी चीज़ की वजह से एक रिस्क देखने को मिला है फ्यूचर के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी आज के लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इफ दिस वीडियो इंक्रीज योर नॉलेज एंड हेल्प इन योर प्रिपरेशन, प्लीज सपोर्ट अस बाय कंट्रीब्यूटिंग अस और स्कैन दिस QR कोड इन Paytm और any UPI ऐप। For more information and contribution, visit our website www.studytimeacademy.com। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप जरूर से कुछ ना कुछ जो भी आपसे हो सकता है वो आप कंट्रीब्यूट करिए, जिससे हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से क्वालिटी वाइज लेक्चर को लेके आते रहें। और जैसे भी 2021 का प्लान चल रहा है, वहाँ पे हमने प्लान किया है कि 100 डे क्रेश कोर्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे, और जहाँ पे
स्टैटिक पोर्शन को कवर किया जाएगा 100 डेज के अंदर। दैट मीन्स आप ऐसा समझ लीजिए 100 आवर्स के अंदर। तो 100 आवर्स के अंदर, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया और साथ दिया तो डेफिनेटली हम उसके लिए भी वर्क कर पाएंगे। तो इसमें स्कैन करिए और फटाफट हम लोगों को जो भी हो सके आप टीम को कंट्रीब्यूट करिए, और लेक्चर को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।